नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरटी लेक्चर्स के यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे ग्रिड्स के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ग्रिड्स के कुछ पॉइंट्स को काफ़ी हद तक हमने कंप्लीट कर लिया था। कुछ पॉइंट्स बचे हैं जो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ ग्रिड्स एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्रिड्स। तो इन दो पॉइंट्स के बारे में आज हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। बाकी के जो ये पॉइंट्स हैं हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे, जैसे डेफिनेशन है इसकी, कंस्ट्रक्शन है और फैक्टर्स जो स्कैटर्ड रेडिएशन को अफेक्ट करते हैं उसके प्रोडक्शन को, उनके बारे में बात की थी। करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं ग्रिड के, और जैसे कि इसका ग्रिड की परफॉर्मेंस का एवेल्युएशन किस प्रकार से कर सकते हैं हम, ग्रिड को किस प्रकार से हम एक ग्रिड की परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी। हम आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्रिड्स के बारे में। तो बेसिकली जो ग्रिड्स का टाइप्स होते हैं, दो प्रकार के ग्रिड्स होती हैं बेसिकली, जो इनको मूवमेंट के आधार पर इनको कैटेगराइज किया है, स्टेशनरी ग्रिड एंड मूवेबल ग्रिड या फिर पोटर-बकी डायफ्राम। स्टेशनरी ग्रिड जो कि जब एक्सपोज करते हैं पेशेंट को, तो उस दौरान ये क्या है, स्थिर रहते हैं, तो इसलिए इनको नाम दिया गया है स्टेशनरी ग्रिड। एंड मूविंग ग्रिड्स जो कि एक्सपोजर के दौरान मूव करते हैं, तो इसलिए इनको नाम दिया गया है मूविंग ग्रिड से। ठीक है, तो स्टेशनरी ग्रिड की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो इसके अंदर ये चार प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लीनियर, फोकस, स्यूडो फोकस एंड क्रॉस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर लीनियर ग्रिड की, या फिर इसको पैरेलल ग्रिड भी कहते हैं। लीनियर या पैरेलल ग्रिड की बात करें तो इसके अंदर जो लेड स्ट्रिप्स का जो अरेंजमेंट होता है वो एक पैरेलल मैनर के अंदर होता है, इसलिए इसको हम पैरेलल ग्रिड के नाम से भी जानते हैं। इसको हम इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो लेड स्ट्रिप्स है उनको पैरेलली हम अरेंज करके इसको बनाते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका एक मुख्य डिसएडवांटेज ये होता है कि इसके अंदर क्या देखने को मिलती है हमें, ग्रिड कट ऑफ। ठीक है, यानी कि जो प्राइमरी रेडिएशन होती है उसका जो एजेज होते हैं फिल्म के, तो उस या फिर कह सकते हैं कि ग्रिड के जो एजेज होते हैं वहाँ पर उसका कट ऑफ होता है, वहाँ पर उसका एटीन्यूएशन होता है, वहाँ पर उसका अब्जॉर्प्शन होता है। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पर जो क्रॉस का साइन दिखा रखा है वो जो रेडिएशन है, प्राइमरी रेडिएशन जो कि यूजफुल रेडिएशन होती है इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो वो एजेज के ऊपर उसका क्या हो रहा है, यहाँ पर कट ऑफ हो रहा है या एटीन्यूएशन हो रहा है। तो इसलिए जो ये ग्रिड कट ऑफ है, इसके डिसएडवांटेज को देखते हुए फिर बाद में दूसरा ग्रिड आया, तो वो है अपने फोकस्ड ग्रिड। फोकस्ड ग्रिड को इसके जो डिसएडवांटेज था लीनियर का या पैरेलल का, तो उसको देखते हुए फोकस ग्रिड को बनाया गया। तो लीनियर या पैरेलल के अंदर थी ग्रिड कट ऑफ की प्रॉब्लम, तो उसको सोल्व करने के लिए इसको बेसिकली डिजाइन किया गया था फोकस ग्रिड को। और इसके अंदर जो लेड की स्ट्रिप्स थी, तो एक ही वो लेड की स्ट्रिप्स थी, वो एक जो रेडियल इमेजिनरी लाइन है सर्कल के अंदर, तो उसके हिसाब से उनको अरेंज किया गया था। जैसे कि मैं एक ऐसे रेडियल सर्कल बनाता हूँ ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि मैं कुछ लाइंस ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो जो ये यहाँ पर जो लेड की स्ट्रिप्स यहाँ पर रखी हुई है ब्लू कलर के अंदर, तो ये भी इसी तरह से अरेंज है, समझ गई। रेडियली एक सर्कल के अंदर ये क्या होती है, सर्कल नुमा इमेजिनरी सर्कल के अंदर ये अरेंज होती है, तो इसीलिए इसे हम नाम देते हैं यहाँ पर फोकस्ड ग्रिड। यानी कि एक पॉइंट की तरफ फोकस होते हैं, यानी कि जो एक्सरे बीम निकलती है पेशेंट से उसकी तरफ ये फोकस्ड होते हैं, तो इसीलिए इनको नाम दिया गया है यहाँ पर फोकस्ड ग्रिड। ठीक है, तो बात करें इस फोकस्ड ग्रिड की, तो इसके अंदर जो लेड की स्ट्रिप्स होती हैं वो उसी के अंदर इसी हिसाब से पैरेलल होती है जिस प्रकार से जो एक्सरे बीम निकलता है पेशेंट के, वो एक्सरे बीम डाइवर्जेंस के रूप में होता है। यानी कि जो एक्सरे बीम पेशेंट से निकलेगा वो डाइवर्ज करेगा, तो उस डायरेक्शन के अंदर ही वो लेड स्ट्रिप्स क्या है उसके पैरेलली होंगी जो रेज निकलेंगी पेशेंट से। ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये रेज निकल रही है पेशेंट से, तो इन पेशेंट से निकलने वाली रेज के ही ये पैरेलल दिख रहे होंगे आपको, अब देख पा रहे हैं डायग्राम के अंदर। तो इस प्रकार से इनको यहाँ पर अरेंज कराया जाता है। ठीक है, अरेंज किया जाता है इसके अंदर एक मैनर के अंदर, फोकस मैनर के अंदर। ठीक है,
तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो फिल्म की जो डेंसिटी होती है उसके अंदर डिक्रीजमेंट नहीं होता है सेंटर से लेके एजेस की तरफ, जैसा कि हमें लीनियर या पैरेलल ग्रिड के अंदर दिख रहा था। वहाँ पर क्या था कि जो एजेस की तरफ जो कट ऑफ था रेडिएशन का वो ज़्यादा था कंपेयर टू सेंटर के, ठीक है। तो इसलिए जो फोकस ग्रिड है उसको देखते हुए, लीनियर ग्रिड को देखते हुए उसकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको सोल्व करने के लिए यहाँ पर फोकस्ड ग्रिड का लाया गया बाद में। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सूडो फोकस ग्रिड की। सूडो फोकस ग्रिड जो कि है तो बेसिकली फोकस ग्रिड, लेकिन इसको सूडो क्यों नाम दिया गया है, बिकॉज इसके अंदर जो लेड की स्ट्रिप्स है उनका जो मतलब उनको एक फोकस मैनर में अरेंज ना करके एक तरह से सूडो फोकस होती है, मतलब उनकी जो हाइट्स होती है उनको यहाँ पर डिक्रीज कर दिया जाता है सेंटर से लेके उसके एज की तरफ। जो ही हम सेंटर से एज की तरफ जाते हैं, किनारों की तरफ जाते हैं, तो उसकी जो लेड स्ट्रिप्स की जो हाइट है वो कम होती जाती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो ग्रिड का रेशियो भी है वो भी यहाँ पर कम होता जाता है, क्योंकि जो ग्रिड रेशियो होता है वो होता है H/D। डी का मतलब है यहाँ पर इनके बीच के अंदर डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, यानी दो लेड स्ट्रिप्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो वो तो सेम रहती है यहाँ पर, लेकिन जो डिक्रीजमेंट होता है वो इसकी हाइट के अंदर होता है, हाइट कम होती है। तो इस प्रकार से जो ग्रिड रेशियो है वो भी यहाँ पर डिक्रीज या रिडक्शन होगा ग्रिड रेशियो के अंदर भी, इसलिए इसको नाम दिया गया है सूडो फोकस ग्रिड, ठीक है। तो इस प्रकार से सूडो फोकस को डिजाइन किया जाता है, मतलब सेंटर से लेके इसके एज की तरफ यानी कि परिधि की तरफ हम जाएंगे तो इसके अंदर जो लेड स्ट्रिप्स होती है उनकी हाइट डिक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट हम बात करें क्रॉस ग्रिड की। तो क्रॉस ग्रिड के अंदर बेसिकली ये पैरेलल ग्रिड या फिर फोकस ग्रिड ही होते हैं, दो होते हैं, और उनको हम पैलेस करते हैं 90 डिग्री के एंगल के ऊपर एक दूसरे के, ठीक है। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस फर्स्ट पैरेलल ग्रिड एंड दिस इज सेकंड पैरेलल ग्रिड। अब इसकी जो लेड स्ट्रिप्स है इनका जो अरेंजमेंट है इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और इसकी जो लेड स्ट्रिप्स है उसके पैरेलली यानी कि उसके 90 डिग्री के ऊपर अरेंजमेंट है, ठीक है। यानी कि दोनों की दोनों ये तो इस डायरेक्शन में है और ये किस डायरेक्शन के अंदर है, ये इस डायरेक्शन के अंदर है, तो इनके बीच में जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, क्रॉस ग्रिड हो गई। ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है, लेड स्ट्रिप्स क्रॉस कर रही हैं। तो इसके अंदर जो ग्रिड रेशियो होता है वो भी इसके अंदर हाई होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमने जो ग्रिड यूज किए हैं दो पैरेलल ग्रिड यूज किए हैं, तो इसलिए इसके अंदर ग्रिड का रेशियो भी यहाँ पर हाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है इनके बीच में अगर इसका कैलकुलेट निकाले दोनों का सम करके, तो इसकी जो डिस्टेंस है दो लेड स्ट्रिप्स के बीच में वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, ये पास पास में आ जाएंगे बहुत ही, इनके बीच से जो निकलेगी रेडिएशन वो बहुत ही कम जो स्कैटर्ड रेडिएशन है वो यहाँ से निकल पाएगी। तो इसलिए जो इमेज का जो फिल्म है उसका कॉन्ट्रास्ट भी यहाँ पर हमें हायर इम्प्रूव होगा। तो इसलिए कहेंगे यहाँ पर इसका जो हायर कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। एफिशिएंसी जो स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करने की यहाँ पर इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, मतलब एफिशिएंट होंगे एक तरह से, ये ज़्यादा दक्ष होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मूविंग ग्रिड्स की या फिर पोटर-बकी डायफ्राम की। देखिए मूविंग ग्रिड से या फिर पोटर-बकी डायफ्राम है, ये इसको डिस्कवर किया था हॉलिस ई पोटर नाम के एक साइंटिस्ट ने 1920 के अंदर, ठीक है। देखिए इसको बनाने का एक तात्पर्य था कि जो हम पहले जो स्टेशनरी ग्रिड्स यूज कर रहे थे जिनके अंदर किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं था, जो फिक्स ग्रिड थे, तो उसमें हमें एक ही डिसएडवांटेज था उसका एक कि उसके अंदर क्या हमें ग्रिड लाइंस देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो ये जो ग्रिड लाइंस थी वो किस वजह से यहाँ पर अपीयर हो रही थी, वो उसका जो मुख्य कारण था वो जो प्राइमरी रेडिएशन निकल रही थी पेशेंट से, तो वो प्राइमरी रेडिएशन क्या है वो लेड स्ट्रिप्स के द्वारा अब्जॉर्ब हो गई थी। तो उनका जो शैडो है वो फिल्म के ऊपर एज इट इज़ ऐसे कि ऐसे हमें प्राप्त हो रहा था। तो उसको क्या है कि उसको रिमूव करने के लिए, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं इसके अंदर जो ग्रिड लाइन्स फाइन लाइंस दिख रही है आपको, ये क्या दिख रही है यहाँ पर ग्रिड लाइंस दिख रही है। तो ये किसके कारण है, जो शैडो बन रहा है प्राइमरी रेडिएशन का अब्जॉर्ब होने के बाद में, ग्रिड की जो स्ट्रिप्स लेड स्ट्रिप्स है उनसे प्राइमरी रेडिएशन का अब्जॉर्ब होने के बाद में जो उनकी जो परछाई बन रही है यहाँ पर शैडो बनता है, तो उसके कारण यहाँ पर ये लाइन्स हमें अपीयर होती है एक्सरे के अंदर।
या इमेज रिसेप्टर के अंदर, ठीक है। तो इसको डिक्रीज या इसको मतलब हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए यहाँ पर इसका डिस्कवर किया गया था मूविंग ग्रिड का, ठीक है। तो मूविंग ग्रिड्स के अंदर जो होलिस ई पोटर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि जो ये सजेशन दिया था कि यदि हम ग्रिड्स को एक्सपोजर के दौरान यदि मूव करवाते हैं, है ना, तो इस जो ये कमी है, ये इसके अंदर कमी है, ग्रिड लाइंस आ रही हैं, तो उसको हम यहाँ पर पूरा कर सकते हैं, यानी इसको रिमूव करके एक अच्छा क्वालिटी का रेडियोग्राफ हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इन पे जो ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये इसका डिस्कवर करके इस जो एक ये प्रिंसिपल, ये क्या नाम है, एक टेक्निक थी, इस टेक्निक के बारे में यहाँ पर बताया गया था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था कि एक बक्की या डायफ्राम होता है, बक्की डायफ्राम होता है, तो उसके अंदर हम इसको रखते हैं ग्रिड्स को, तो वो ग्रिड्स को क्या है, मूव करवाता है एक्सपोजर के दौरान। तो इसलिए इसको जो नाम दिया गया यहाँ पर बक्की डायफ्राम, पोर्टर नाम दिया गया साइंटिस्ट के नाम के ऊपर, और बक्की डायफ्राम दिया गया उस जो मूव करवाने वाली जो डिवाइस है उसके नाम पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिकली इसके टाइप्स की बात करें हम यहाँ पर, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो रेसिप्रोकेटिंग होता है और एक होता है ओसिलेटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेसिप्रोकेटिंग ग्रिड की। तो रेसिप्रोकेटिंग ग्रिड क्या होते हैं, मोटर के द्वारा चलाए जाते हैं, एक मोटर के द्वारा इनको मूव करवाया जाता है, ठीक है। और ये क्या होती हैं, आगे या पीछे मूव करते हैं बहुत से टाइम, जब एक्सपोज करते हैं पेशेंट को उसके दौरान, ठीक है। एक्सपोजर के दौरान ये आगे बैक एंड फोर्थ क्या करते हैं, मूव करते हैं, और मोटर के द्वारा इसको चलाया जाता है, ठीक है। ओसिलेटिंग ग्रिड्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, ओसिलेट करते हैं, ओसिलेशन होता है इनके अंदर, ठीक है, एक्सपोजर के दौरान। और इनको क्या करता है, क्या किया जाता है, एक फ्रेम के अंदर रखा जाता है ग्रिड्स को, जिसके अंदर 2 से 3 सेंटीमीटर का क्लियरेंस होता है सभी साइड्स के अंदर, ठीक है। यानी कि 2 से 3 सेंटीमीटर की जगह खाली रखी जाती है जिस भी फ्रेम के अंदर रखा जाता है इसको, यानी कि जो फ्रेम होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर बड़ा होता है कंपेयर टू उसके ग्रिड के, ठीक है। तो इसके अंदर जो इसको मूव करवाने का तरीका होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, वो इसको पुल करता है, खींचता है इसको, एंड उसके बाद में इसको रिलीज करता है, खींचा और रिलीज किया, खींचा और रिलीज किया, पुल किया, रिलीज किया। तो उस दौरान क्या ये क्या करता है, यहाँ पर ओसिलेट करता है। इसके अंदर जो ग्रिड्स का जो ओसिलेशन का जो तरीका है वो तो एक सर्कुलर पथ के अंदर ये क्या करता है, ओसिलेट करता है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई यहाँ पर मूविंग ग्रिड्स की। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो एडवांटेज क्या होता है बेसिकली ग्रिड्स का एडवांटेज ये होता है कि ये एक तो स्कैटर्ड रेडिएशन को रिमूव करते हैं, ठीक है, और इमेज के कॉन्ट्रास्ट को ये इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। इमेज के कॉन्ट्रास्ट को ये क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, और इस प्रकार से जो इंक्रीज करते हैं विजिबिलिटी ऑफ डिटेल। इसका मतलब ये है कि जो भी फाइन जो स्ट्रक्चर्स होती हैं रेडियोग्राफ के अंदर वो भी हमें अच्छे से विजिबल हो जाती हैं, जैसे कि फाइन पैथोलॉजी, छोटी छोटी पैथोलॉजी को भी हम यहाँ पर डिटेक्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं, और साथ ही साथ जो माइनर फ्रैक्चर्स होते हैं वो भी अच्छे से हमें विजिबल हो जाते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें हम यहाँ पर ग्रिड्स के, तो डिसएडवांटेज ये है कि ग्रिड्स का जब हम यूज़ करते हैं बकी के अंदर, जब भी हम एक्सरे करते हैं तो बकी का यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर क्या होते हैं, बेसिकली आपको सबको पता है ग्रिड्स होते हैं। तो बकी के अंदर जो केसेट्स हम पहले से करते हैं वो जस्ट ग्रिड्स के नीचे हम पहले से करते हैं, ठीक है। तो बक्की का जब भी हम यूज़ करते हैं आपको पता है फैक्टर्स कितने हम ज़्यादा देते हैं पेशेंट को फैक्टर ज़्यादा देने का यही कारण होता है कि वहाँ पर ग्रिड्स यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो प्राइमरी रेडिएशन है उसका कट ऑफ ज़्यादा होता है ग्रिड्स का जब हम यूज़ करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो पेशेंट को जो डोज लगती है वो भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि हम जो रेडिएशन जो फैक्टर्स है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं बक्की के अंदर। इसीलिए जो यूज करने का जो कारण होता है बक्की के अंदर यही होता है कि वहाँ पर ग्रिड्स होते हैं। तो इसलिए जो ग्रिड्स के अंदर जो कट ऑफ होता है, ग्रिड कट ऑफ वो ज़्यादा होता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको पेशेंट की जो रेडिएशन है उसको इंक्रीज कर देते हैं, यानी एक्सपोजर को इंक्रीज करते हैं। एक्सपोजर इंक्रीज करते हैं तो पेशेंट को डोज भी ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगी, ठीक है। ट्यूब कैन नॉट बी एंगल्ड इन एनी डायरेक्शन विदाउट कॉजिंग ग्रिड कट ऑफ। आपने देखा होगा कि जब भी आपने एक्सरे किया होगा बक्की के अंदर तो कभी भी हम यहाँ पर एंगल नहीं देते हैं बक्की के अंदर जब भी एक्सरे करते हैं। क्यों नहीं देते हैं, उसका यही कारण होता है कि यदि हम एंगल देते हैं, किसी भी प्रकार से ट्यूब एंगल देते हैं,
तो वहाँ पर जो ग्रिड कट ऑफ है यानी प्राइमरी रेडिएशन के जो कट ऑफ होने का, जो एटीन्यूएट होने का चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, वो प्राइमरी रेडिएशन ज़्यादा कट ऑफ होती है। तो इसलिए जो हमें जो इमेज प्राप्त होगी वहाँ पर वो ब्लर प्राप्त होती है। ठीक है, ये भी एक यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर हम ट्यूब को किसी प्रकार से एंगल्ड नहीं कर सकते। एक यहाँ पर ये है कि जो मैग्नीफिकेशन होता है यहाँ पर इमेज का, ठीक है, क्योंकि हम ग्रिड यूज करेंगे तो जो इमेज एंड जो पेशेंट है, इमेज रिसेप्टर और पेशेंट है, तो उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होगी। डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन होगा इमेज का वो भी ज़्यादा होगा, यानी कि जो इमेज है वो ज़्यादा बड़ी दिखेगी हमें कंपेयर टू जो नॉर्मल इमेज लेते हैं विदाउट ग्रिड के। ठीक है, तो बिना किसी ग्रिड के हम इमेज लेते हैं और ग्रिड के इमेज लेंगे तो उसके अंदर दोनों में हमें फर्क दिखेगा यहाँ पर मैग्नीफिकेशन का। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों ये आज का ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। कैसी लगी है आपको वीडियो लेक्चर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं आपके लिए कौन सा टॉपिक लेकर आऊँ।